Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. क्या रहा यार, इसका आंसर क्या रहा है? -2r. 2r minus 2r. -2r. क्या मतलब हुआ? कहाँ से -2r? Sir, सर जो सर्कल का बैक है मतलब स्फेयर का जो Mirror. सरफेस है वहां पर बनेगी। मिरर के पोल पे? sir mirror के पोल से 2r distance. डिस्टेंस पे। वहां पे यस सर। सर्कल के दूसरे एंड पर. यस सर। मतलब यहाँ कह रहे हो? देखो इसके पोल से 2r तो ये वाला पॉइंट हो गया। सर मिरर के फोकस सर पे राइट होना चाहिए। एक्सट्रीम सर यहाँ पर। सर फोकस पे होना चाहिए। ये देखो, ये जो डेटा ना, ये तो देखो ऊपर भी दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। एयर से 3/2 पे जब जाते हो, है ना, एयर से 3/2 में जाते हो, रेडियस के ट्वाइस पे रखा हुआ है, रेडियस क्या हो जाती है? पैरेलल। मेरे को फिर से ट्राई कर सकते हैं इसको। क्या हुआ देखो, μ2 बाई v, देखो रेज यहाँ से चली, यहाँ इंसिडेंट हुई है, तो μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u कितना है? तो μ2 माइनस μ1 अपॉन इसके इस सरफेस के रेडियस के नीचे क्या होगा? प्लस आर होगा। ये क्या बना? +1/2r। ये भी बना +1/2r। सॉल्व करके v की वैल्यू क्या आ गई? इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है? आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज क्या हो गई? पैरेलल होगी। पैरेलल हो गई। अच्छा, अब इस मेरे पे जो रेज आ रही है वो पैरेलल आ रही है, तो ऑब्वियसली कहाँ से पास होगी? इसके फोकस से। अप्लाई करेगा इसका r/2 पे। यस सर। फाइनल का मतलब क्या है? मतलब कि अब उसके बाद और कोई फर्दर कुछ नहीं हो रहा है, तो जो रे आ रही है वो यहाँ पर पहुंचेगी, इसके बाद ये फिर से रिफ्लेक्ट करेगी, है ना। जब यहाँ से आ जा रही होगी तो क्या होगा? ये ध्यान दिया था क्या? यस सर। फ्रॉम ग्लास टू एयर, वो यहाँ जा रहा होगा। अब बताओ, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट रखा गया, आपने बोला यहाँ फोकस लाके मीट कर रही है, तो इस सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट रखा गया वो इस सरफेस के इसके पोल से कितना दूरी पर रखा गया है? r/2 3r/2 3r/2 अब μ2 विच इज 1 है, यहाँ से आ जाएगी तो μ2 बाई μ1 ये हो गया, ठीक है ना। अब ये क्या होगी? जब ये नॉर्मल है, नॉर्मल से थोड़ा सा अवे हो जाएगी, ये फाइनल है। देखते क्या बन रहा है। μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u। u कितना इसका? इस सरफेस के लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, मेजर करोगे उल्टा, μ2 बाई μ1 अपन इसका r क्या लोगे? इसका अब क्या लोगे? -r लोगे। यस सर। देखो ये क्या है? 3/2 से 3/2 ये क्या गया? प्लस हो गया, ये हो गया 1/r, और ये क्या हो गया? 1/2r। तो 1/2r, ये 1 बाय जाएगा तो -1/2r, -2r आया यहाँ से, तो इसके पोल से 2r राइट पे। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? इस सरफेस से
नेगेटिव आर मतलब कि इस पॉइंट से 2r पीछे, 2r पीछे मतलब एग्जैक्टली इसके यहाँ बन रही है। क्लियर है? Yes, sir. मैंने जो इमेज बन रही है वो यहाँ बन रही है। आगे बढ़ें क्या? सर कल के लेक्चर में डाउट था। पूछो। सर वो जो कल प्रिज्म वाला क्वेश्चन था ना जिसमें क्यूब को प्रिज्म मान लिया था। हाँ वो ऑब्वियसली प्रिज्म की तरह ट्रीट करेगा, बिल्कुल। हाँ सर आगे। उसमें आपने रेज राइट की तरफ मानी, सर जो लेफ्ट की तरफ जा रही होंगी रेज। वो लेफ्ट प्रिज्म हो गया, तो वहां से देखोगे ऑब्वियसली ये है ना, ये वाला पार्ट है। जो बंदा यहाँ होगा वो इस फेस से नहीं देख पाएगा, जो बंदा यहाँ होगा वो इस फेस। अब ये वाला बंदा इधर जाके थोड़ी देख सकता है दोस्त। अब ये वाला एट ए टाइम या तो वो कहाँ होगा, एट ए टाइम वो या तो यहाँ होगा या वो यहाँ होगा। सर ये लेफ्ट वाले फेस पे से भी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके सर वहां पे जा सकती है दूसरी साइड। ये जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ये सर यहाँ से जो देखो जो भी टीआर करेगा वो सेम एंगल पे यहाँ गिरेगा। वो अगर वो यहाँ टीआर किया तो यहाँ तो टीआर करेगा ही। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। ये देखिए नोट कर लो यार। कर लियो नोट, आगे आगे बढ़े। यस सर। मान लो अगर आपके पास एक ये क्वेश्चन है कि मान लो आपके पास एक ग्लास स्फीयर है, ठीक है, जगह पर ग्लास स्फीयर है और यहाँ से आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। मान लो यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये पूरा पूरा जो मीडियम है, बाहर जो पूरा मीडियम है, ये क्या है, वाटर है। अच्छा एक ऑब्जर्वर आपके पास जो पानी में ही है, ठीक है, ये पूरा पूरा वाटर आपके पास। अगर मैं यहाँ पर अपना एक ऑब्जर्वर ले लूँ और इसको देखना होता है, इस ऑब्जेक्ट को, तो वो कुछ और दूरी पे दिखाई देता है या जो एक्चुअल दूरी इसके ऑब्जर्वर से उतनी दूरी पे दिखाई देता है? मान लो ग्लासेस पे नहीं है, ग्लास नहीं है, सिंपली क्या है, बंदा पानी में बैठा हुआ है, ऑब्जेक्ट भी पानी में रखा हुआ है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये अलग दिखाई देती है कुछ, या जितनी एक्चुअली उतनी दिखाई देती है? सर एक्चुअल वाली दिखाई देती है। एक्चुअल की दिखाएगी। क्यों? सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन। मीडियम सेम है। सर बोलो। सर वैसे अगर पानी अगर बिल्कुल मूव करता है जैसे रिवर के अंदर है तो सर हमें जो नीचे स्टोन्स होते हैं वो बिल्कुल हलते दिखते हैं। पानी मूव करते में स्टोन्स क्या दिखते हो, तो बायोन्सी हो गया ना यार, हल्के दिखते हैं, हल्के फील होते हैं। नहीं सर हल्के नहीं सर, मतलब मूव ऐसा लगता है कि भाई
एक पोजीशन पे नहीं है, तो वो इसी का इफेक्ट होता है ना वैसे, कि कई जगह पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, कहीं कम। पानी जब मूविंग करेगा तो आपके वो होगा ना, अलग अलग लेयर्स की स्पीड अलग अलग है ना यार आपके पास वाटर की। जब वाटर होता है सारा सेम स्पीड थोड़ी मूव करता है, लेयर्स के फॉर्म में मूव करता है। तो पानी की डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग वेलोसिटी से पानी मूव कर रहा है, इसलिए क्या है आपको मूविंग इफेक्ट आता है आपको देखने का, रिफ्लेक्शन अलग हो। सपोज करिए इसकी जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर, और ये जो दूरी है ये दूरी है 20 सेंटीमीटर। और मुझे, अब आप इसको ग्लास के थ्रू देखोगे तो आपको ये कहीं और दिखाई देगा। ये पूछा कि कहाँ दिखाई देगा। फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन बाय ऑब्जर्वर। तो तनिष्क अपना माइक बंद कर ले प्लीज। -30. सर -30 आंसर। बताया, कंफर्म करो बाकी लोग। So -30. So -30. अब मुझे समझ नहीं, -30 तुम बोल रहे हो तो कहाँ से बोल रहे हो, कौन सी जगह से? सेंटर से -30, या जो आपका ये लेफ्ट मोस्ट वाला पोल है वहां से -30, या फिर इस वाले से -30, कहाँ से? सर मेरा तो ऑब्जेक्ट से 30 सेंटीमीटर, मतलब मैंने सर ये जो ऑब्जेक्ट से लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन जा रही है ना, ये पॉजिटिव माना मैंने। हाँ ये Yes, ऑब्जेक्ट के 10 सेंटीमीटर. मान लो ऐसे जा रही है, ऑब्वियसली ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। तो ये थोड़ा सा क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। यस सर।
बाकी लोग कंफर्म करो यार एक बार क्या रहा है। 1 मिनट सर। हम्म, सर 30 सेंटीमीटर ही है। क्या इस ऑब्जेक्ट से लेफ्ट की तरफ सट्टी है, इस ऑब्जेक्ट से राइट की तरफ सट्टी? ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ मतलब क्या 30 तो मतलब सेंटर पे आ गया स्फीयर के। ऑब्जेक्ट के अगर लेफ्ट में जा रहे हो 30 पे तो कहाँ चलेगा? सेंटर पे चलेगा। तो मतलब आंसर क्या आपका सेंटर पे बन रही है इमेज? नहीं सर, वो पोल नहीं सर, पोल है जो उससे 30 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट के पहले वाले राइट साइड। पहले वाले पोल से 30 इस तरह, तो ऑब्जेक्ट से 10 सेंटीमीटर हो गया राइट में। यस सर। अच्छा, बाकी लोग कंफर्म करो यार क्या रहा है। और सर राइट साइड। सर ऑब्जेक्ट से राइट साइड में 10। चलिए देखते हैं फिर। ये यार ये देखो एक बार तो यहाँ पर जाते हुए क्या है, ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड है ना? पहला वाटर से ग्लास ले ले, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u कितना है? -20। माइनस μ1 बाय r क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। -10। सर प्लस नहीं आएगा? सॉरी +10 आएगा एब्सोल्युटली यस सर। +10। ये कितना है आपके पास? ये आपके पास सर यहाँ से v का मैग्नीट्यूड 30 आएगा। यस सर। अभी सर साइन के साथ v इक्वल्स टू -30 आएगा। अच्छा तो मैं बिलीव कर रहा हूँ कि आपने लिया v1 कितना है? -30। ठीक है, मतलब तो ये लग रहा है कि देखो भाई ये हुआ I1 मतलब रेट आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चली गई। दिस इज I1 ऑलराइट। यहाँ पहुंचा। अब यहाँ जब पहुंचोगे तो अब ये क्या है? 1 है और ये 2 है। अब ग्लास से आप वाटर जा रहे हो। एक बात बताओ, ये जो रे आ रही है ये रे कहाँ से आ रही है? I1 से आ रही है। I1 क्या मानोगे? पानी मानोगे ग्लास मानोगे? जो रिफ्लेक्शन है वो ग्लास से पानी हो रहा है। ग्लास वर्चुअल है ना यार। यस यहाँ जो रिफ्लेक्शन होने वाला है, पहला रिफ्लेक्शन तो हुआ आपका यहाँ पर, अगला रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पर, तो यहाँ जो रिफ्लेक्शन होने वाला है वो मुझे डिपेंड करेगा कि इन दोनों का म्यू का क्या डिफरेंस है। इनके म्यू पे डिपेंडेंट है राइट, इसके और इसके म्यू पे डिपेंडेंट है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट जहाँ बनता है आप उसको वहां नहीं मानते हो ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो फाइनल रेंज जहाँ से जा रही होती है वो मीडियम माना जाता है। ये क्या आएगा? पानी में चला गया 4/3 डिवाइडेड बाय फाइनल इमेज बनी मान लो V2 पे। V2 क्या है? अब V और U कहाँ से मेजर हो रहे हैं? ऑब्वियसली इसके पोल से। अभी बताइए कितना है? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है क्या? यस सर सेम पोजीशन पे आ रहे हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, वहीं पे आ रही है फाइनल इमेज। 4/3 -3/2 अपॉन इसका R क्या आएगा? -10 सोल्व करो, बताओ V2 कितना आ रहा है? (4/3 V2 + 3 कितना हो गया? 100
अच्छा ये क्या था, 4/3 में से 3/2 कितना बचता है? -1/6 -1/6 माइनस माइनस प्लस हो गया, यह है क्या, है ना, ये आपके क्या 8 गया और ये 9 गया, ठीक है, माइनस ये आया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, ये लिखा हुआ है 3 सॉरी ये क्या लिखा हुआ है 1/60 -3/100। इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, नीचे 300 आ गया, और ये आ गया 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 9 हो गया, ये 5 है और ये 9 है। -4/300 हो जाएगा। रेशियो तो बहुत आसानी से, V2 वैल्यू क्या आ गई 4/3 V2 वैल्यू कितनी आई -10। -10 -100 का मतलब क्या है कि इस सरफेस से 100 पीछे, यहाँ कहीं बनेगी इमेज। अभी कौन तो ध्रुव तुम बोल रहे थे क्या ऑब्जेक्ट भी बन जाएगी? सर कैलकुलेशन मिस्टेक। शाबाश, ये तो बन करता है हर पेपर में। जब इस वाले से 100 पीछे, यानी इस वाले से 80 पीछे, यानी इस वाले से ऑब्जेक्ट से कितना पीछे चले गए आप 50 यहाँ से, जो फाइनल इमेज बन रही है। मतलब अगर आप इसको डायरेक्टली देखते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट वहीं के वहीं दिखाई देता है, लेकिन आप इसको क्या कर रहे हो स्फीयर के थ्रू देख रहे हो, इसलिए ये जहां भी दिखाई दे रहा है उससे भी 60 सेंटीमीटर और पीछे दिखाई दे रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। सर मेरे को ना कभी कभी साइन कन्वेंशंस में प्रॉब्लम हो जाती है, आप एक बार दोबारा से बता दो आप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे कंसिडर कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि कैसे हम पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं, आप बताओ पहले, आपके हिसाब से साइन कन्वेंशन क्या है? सर जिस साइड में इंसिडेंट रेज हो जिस डायरेक्शन से वो आ रही है वो पॉजिटिव होती है। डायरेक्शन में ट्रैवल करती जा रही है वो डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और जो भी डिस्टेंस होती है उसका पहला कदम कहाँ से चालू होता है उस सरफेस कौन, जो भी मान लो मिरर है या कोई भी कर्व सरफेस है, कहीं से भी है? पोल से। इस पहले वाले का पोल कहाँ पर है? ये है। यस सर। यहाँ से मेजर करोगे ऑब्जेक्ट की तरफ जाओगे, प्लस एक बताओ जो रेस की डायरेक्शन ट्रेवल कर रही है, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट? टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट। तो भैया ये वाला डायरेक्शन, इस 1 से 2 जाते हुए भी ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। जब मैं यहाँ से 1 से 2 जा रहा हूँ इसके लिए भी कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव है? 1 से 2। भाई जिस डायरेक्शन में रेस ट्रेवल कर रही है बस उस डायरेक्शन को क्या मान लो पॉजिटिव है। अब देखो इस पहले वाले फेस के लिए ऑब्जेक्ट के लिए मेजर करने के लिए कहाँ जाओगे, पोल में बैठोगे, ऑब्जेक्ट चलना पड़ा तो +20 -20 -20 -20, और आंसर आपका यहाँ -30 आया है, -30 सेंटीमीटर आया है। नेगेटिव का मतलब क्या है, अगर रेज लेफ्ट की तरफ जाते हो पॉजिटिव है तो माइनस आने मतलब क्या, मैं कहाँ जा रहा हूँ राइट की तरफ। राइट की तरफ 30 हो गया ये, है ना। फिर यस जब ये फेस आया इस फेस पे क्या है, इस फेस के लिए ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे यहाँ से पोल से चलोगे, इसका पोल ये है 20 50 50 या -50 -50 इसलिए -50 रखा। थैंक यू सर। आपको दो बेसिक चीजें याद रखनी है, एक तो जिस भी डायरेक्शन में रेस, ऐसे बोलो आप रे पे कोई भी रे पकड़ी उस पर खुद ही बैठ गए, और देखो भैया आप रे पे बैठ गए और अब तो आप कहाँ चल रहे हो रे पे बैठने के बाद, रे आपको साथ साथ में आगे लेके जा रही है, बस रे की डायरेक्शन में आगे बढ़ जाओ, वो डायरेक्शन मान लो पॉजिटिव है, और बाय डिफॉल्ट हमेशा पोल को क्या मानना, पोल से आप चलना चालू करोगे। ऑलराइट, यस हमेशा पोल से। अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, मल्टीपल मीडियम है, मतलब मिरर पे भी गिर रहा है फिर दूसरे मिरर पे, तो हर मिरर का अपना अपना क्या है साइन कन्वेंशन है ना, कि हर मिरर मेरे पे किस डायरेक्शन में रेज आके गिर रही है। यस सर।
है ना, पहला ऑप्टिकल फिनोमिनन लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया, तो हर ऑप्टिकल फिनोमिनन के लिए क्या है, हर कोई अपना इंडिविजुअल देखेगा कि भैया मुझ पे रेज किस डायरेक्शन में आ रही है, मेरे लिए जिस डायरेक्शन आ रही है वो डायरेक्शन मेरे लिए पॉजिटिव है। यस सर। चलिए नोट कर लिया इसको। सर इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा सर कि 2 बार रिफ्रैक्शन हो रही है सर, या फिर हमें हर बार 2 बार निकालना ही पड़ेगा V1 और V2? तो मेरे को तो अभी तक कोई शॉर्टकट मिला नहीं है, अगर इनके तो मिलता है तो तुम बता दो, है ना। ओके सर। हाँ? पहले की इमेज बनी और पहले की जो इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, फिर उसका बदला है। आगे बढ़ेंगे, यस सर। नोट करिए सभी ने, ये क्वेश्चन लिखो फिर। मान लो आपके पास एक क्वार्टर सिलेंडर है, ठीक है, ये सरफेस है, ठीक है ना। अब क्रॉस सेक्शन व्यू देख रहे हो क्वार्टर सिलेंडर का ना, पूरा एक सिलेंडर लिया, ठीक है ना, इसको तो हमने 4 हिस्सों में कट कर दिया, तो एक क्वार्टर सिलेंडर को अपने यहाँ प्लेस कर दिया। मेरा क्वेश्चन ये है, मान लो ये इसका म्यू मान लेते हैं, ग्लास का सिलेंडर है 3/2। आपको ये बताना है कि आपको यहाँ एक ऑब्जेक्ट प्लेस करना है। फाइंड एक्स so that find x so that rays are, देखिए रेस find x so that फाइनली जो रेज है they are emerging out of the cylinder parallel to the surface। लिखिए find x so that rays are traveling parallel to surface after passing through cylinder। find x so that rays are traveling parallel to surface after passing through cylinder। कितनी दूरी पे रखोगे भाई? अच्छा, एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, 2 रिफ्लेक्शन हो रहे हैं? सर 2। मान लो रेडियस आ रहा है इसका, दो। ठीक है, गलत है कुछ, मान लो इसका, मान लो रेडियस r है, सर बाहर एयर है ना? क्या बाहर एयर है? दोनों तरफ एयर है। सर R/2। R/2 आ रहा है। R/3। ना,
सर 2R 2R गलत है, गलत है। सर 5/3R। गलत। R/2। सर 3R/2 आएगा, सॉरी। 2R आ रहा है x। 2R सर 3R/2। नहीं यार, नहीं सर, सॉरी सर, 2R नहीं आएगा सर। सर R/3 सर, यही आ रहा है R/3। सही है सर R/3। लगता तो नहीं है। सर R/4। नहीं, सर 2/9। नहीं। X is equal to R। 3R/2। सर 1/4R। सर R/3 आ रहा है सर। R/4। सर 4R। नहीं 4R नहीं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कैन डिस्कस। सर इसमें एक ऐसे मिनट। मान लिया तो सर कि ये जो हमारी सबसे पहले वर्टिकल वाले वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फिर उसके कारण हमारी पहले अपरेंट ऑब्जेक्ट सर 3/2x पे दिखेगा, और 3/2x प्लस R होएगा जो सर वहां से अब रिफ्लेक्शन करवानी है सर 1/v को 0 पुट कर देंगे क्योंकि v इनफाइनाइट हो गया। यस फिर उससे Yes, सर sir. R/3 आ रहा है। यस सर। Yes, sir. 4R/3। तो 4R/3 आ रहा था उससे। 4R Yes, sir. 4R/3। 4R/3 आ रहा है। 4R/3 आएगा। चलिए ये देखो, मान लो यहाँ से सर क्या आंसर 4R/3 है? 4R/3 है। जब ये यहाँ गई, मुझे पता सर है वो कैलकुलेशन में सर गलती कर दी सर मैंने, 4R आ रहा था मैंने। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, कैलकुलेशन तुम सही करो, अगर मेरे लिए गलत है तो गलत है यार, क्योंकि OMR को भी नहीं पता है। तो और अब तो बहुत टाइम हो गया मेरे ख्याल से यार, कि मतलब इतनी सिंपल एरर मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी करोगे यार, है ना। और शिवम तुम तो यार इतने कॉन्फिडेंट थे, तो मेरे को भी अपना कैलकुलेशन चेक करने की नहीं गए, मतलब तुम्हारे ना रिप्लाई में ना एक ना क्या बोलते हैं, वियर्ड सा ना कॉन्फिडेंस लगता है कि मतलब यही आएगा। एक बार चेक करने जाते भाई, तुम्हारा से तरीका सही हो, तुमने जो बोला वो तरीका एकदम सही था, कैलकुलेशन चेक करने चले जाते भाई एक बार। मान लो ये जब जाएगा तो ये फ्लैट सरफेस पे क्या होगा, बेंड होगा थोड़ा टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये जो अगला रिफ्लेक्शन है वो क्या है, कर्व सरफेस पे। तो पहला जो हुआ वो तो हुआ, पहला रिफ्लेक्शन हुआ आपका इस सरफेस पे, प्लेन पे। अच्छा, प्लेन सरफेस का रिफ्लेक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं,
कोई चीज हमें थोड़ा सा दूर दिखाई देगी ना यार, यहाँ ये हुआ I1। अब अगला जो रिफ्लेक्शन है वो कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? I1 पे। ऑलराइट, पहले वाला तो हमारे लिए क्लियर है। पहले वाला जो हुआ है वो प्लेन पे हुआ, प्लेन का हमें ऑलरेडी पता है। या तो एक एयर है, एक एयर है, तो या तो म्यू टाइम्स कम हो जाएगा, म्यू टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। जैसे आपने आपका डायग्राम बनाया आपको बताइए, तो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी आएगी? म्यू एक्स आएगी। तो जो अगला जो रिफ्लेक्शन हो रहा है कर्व सरफेस पे, उसके लिए जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो म्यू एक्स प्लस आर पे रखा गया क्या? यस सर। सरफेस के लिए जो है, अब यहाँ लगा कर्व सरफेस के लिए, ये अब आपका मीडियम 1 है और ये आपका मीडियम 2 है। 4r/3 आ गया सर। ठीक है दोस्त, है ना? यह म्यू 2 बाय वी माइनस म्यू 1। म्यू 1 बाय इसका यू कितना है? म्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1। फिर इसका मतलब इसका आर क्या लोगे, प्लस या माइनस? माइनस। माइनस लोगे ना यार? सर म्यू एक्स प्लस आर भी माइनस में लेंगे ना? ये भी माइनस में लोगे, परफेक्ट है। ये भी माइनस में है और ये भी माइनस 1+3/2 है ना? आपको पता है पैरेलल हो जानी चाहिए आफ्टर। यार आपको एक बात, तो आपको लेग के साथ आ रहा है क्या? नो सर। यस सर। इसको बस वी को क्या डाल दो। हाँ, क्योंकि मुझे लेग फील हो रहा है यहाँ से भी। पैरेलल तो मेरा वी की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी है। चलिए, तो यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू सॉल्व करके क्या आ रही है? 4r/3। 4r/3। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करो। सर बोलिए, कुछ कह रहे थे आप? सर अगर हम फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाएं तो उसमें हम रेडियस इनफाइनाइट लेंगे ना, क्योंकि प्लेन सरफेस के लिए डिफाइन नहीं है। हाँ, मतलब देखो, प्लेन सरफेस का हमें ऑलरेडी पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, म्यू टाइम्स कम या ज्यादा। अदरवाइज आपको प्लेन सरफेस पे भी लगाना है ना कर्व वाला फॉर्मूला, तो लगा दो, काम कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कर रहा होगा। बस आर की वैल्यू इनफाइनाइट डाल दो, Yes. है ना? आर की वैल्यू Yes. इनफाइनाइट डाल जाएगी। हाँ यार, सेम से क्वेश्चन है। और ये आपकी सरफेस है और यहाँ आपने एक वाटर सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, आपके यहाँ पर ना, यहाँ से आपकी पैरेलल रेज आ रही है। रेडियस आर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका जो भी आपको मानना है म्यू है ना? ये आर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका म्यू है। फाइंड अब खुद से सोचना है जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ।
कि क्या मतलब क्वेश्चन है। फाइंड लेंथ ऑफ डार्क रीजन, ऐसे ना कॉन्टिन्यूसली ऐसे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लगातार क्या है आपके पास लाइट आ रही है। फाइंड लेंथ डार्क रीजन on the formed on the table। ये ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ डार्क रीजन, फाइंड द लेंथ ऑफ ये कुछ ज्यादा ही हैंग कर रहा है। आप क्वेश्चन समझ गए ना? जब तो मैं रिस्टार्ट करता हूँ इसको यार। Find the length of dark region, find the length of dark region on the table। सर रेडियस आ रहा है इसका? हाँ भाई आ रहा है, आ रहा है। सर 2R। ये ऐसा 2R आ रहा है, 2R। फिर 2R आ जाएगा। चलो ठीक है, गलत है, गलत है। सर R/3। सर R/3। नहीं नहीं, गलत है। सर 3R आ रहा है। सर 3R। देखो भाई मेरे यहाँ से तो मैंने कि बात तुम लोगों ने सोचा भी जरूर जरूर ये सोचा कि डार्क रीजन बन क्यों रहा है, क्या सर मतलब। सर 1 मिनट रुक जाओ बस, 1 मिनट। एक फॉर्मूला लगाया और चल पड़े आगे। म्यू टू बाई म्यू वाला फॉर्मूला लगा दिया है ना, म्यू टू बाई वी माइनस, उसमें क्या किया आपने, यू को इन्फिनिट डाल दिया और बोला सर ये आंसर आ रहा है। सोचने नहीं जा रहे कि भाई डार्क रीजन, मैंने बोला डार्क रीजन का मतलब क्या है।
सर वो बेंडिंग की वजह से होगा ना, जैसे लाइट आ रही है, वो जो सेकंड सरफेस के बाद जो रिफ्रैक्शन होगी उसकी वजह से लाइट जो होगी वो बेंड होगी और सरफेस की तरफ जाएगी, बट वो हर सरफेस की तरफ नहीं, मतलब हर सरफेस की तरफ बेंड नहीं कर पाएगी, और जहां पर बेंड नहीं करेगी वो डार्क रीजन होगा। क्यों भाई सर, हर जगह सरफेस तक बेंड क्यों नहीं कर पाएगी? क्रिटिकल एंगल से TIR हो जाएगा। सर वही डिस्टेंस निकालेंगे ना, मतलब वो एंगल कुछ इस तरह से होगा कि वो हर जगह लाइट स्ट्राइक नहीं कर पाएगी। TIR के कारण। सर मेरे हिसाब से तो सारा ही डार्क रीजन होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट से इल्यूमिनेटेड होगा। सर आर। सर मेरे को भी यही लग रहा है सर, जो 2R वाला पॉइंट है सर, वो राइट वाले से सर, वो ये पॉइंट सिर्फ वही इल्यूमिनेटेड है सर। इल्यूमिनेटेड होगा, बाकी सारा डार्क रीजन होगा। यस सर। यस सर। चलो मतलब दिमाग वापस फिर से नहीं लगाएंगे। मेरे को दिक्कत नहीं, मैं सोल्यूशन दे देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ, क्या ही पेन है मेरे को। मतलब अगर मैं बार बार पुश कर रहा हूँ, जब मैंने बना भी दिया, यहाँ बनाया भी है, मार्क भी किया हुआ है, वही ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला मेरा डार्क रीजन है, तो इसका मतलब कि इसके बाद वाले हर जगह लाइट है और इस रीजन से पहले पहले डार्क है। सोचने तो जाओ। सर सर जो सबसे ऊपर वाली लाइट की रे होगी, जो सबसे टॉप पे माने अगर हम, सर वो सबसे एंड पार्ट बनाएगी डार्क रीजन का, मतलब सबसे एंडिंग वही स्टार्ट डिसाइड कर। नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखो मुझे क्या समझ में आ रहा है, इसमें हम शैडो की तरह सोच सकते हैं। मतलब शैडो की तरह कैसे कैसे दोस्त? मतलब जिस रीजन से जिस जहाँ जहाँ पे उसकी शैडो बन रही होगी वहाँ पे डार्क रीजन होगा। शैडो तो वहाँ बनती है जो लाइट ब्लॉक हो जाती है, वो शैडो बनाती है। वही तो डार्क रीजन हो गया ना, वहाँ पे लाइट ब्लॉक हो गई। हाँ, और ये लाइट तो पास हो रही है इसमें से। ये बात बताओ, ये सारी रेज जैसे सीधा स्ट्राइक करेंगी? यस सर। यस सर। पहले वाले का एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, दूसरे वाले का एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, तीसरे वाले का एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा। मतलब यहाँ मैं एक रे और बनाता हूँ, मैं इसको गायब कर देता हूँ, ये ना। तो जैसे जैसे रेज ऊपर जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है सर। बढ़ रहा है सर एंगल ऑफ। समझ में आ रहा है? ये बात हो, जब मैं नीचे वाली रेज लेता हूँ, ये वाली रेज ले लूंगा जो एकदम सरफेस के बहुत पास में है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? क्लोज टू टेंडिंग टू जीरो। जीरो, स्लाइटली बड़ा होगा। पर मुझे पता जो भी रे निकलेगी उसकी टेंडेंसी क्या है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल है क्या? नहीं है, नहीं है? है सर। ये ऑलमोस्ट जीरो एंगल पे ये ऑलमोस्ट पैरेलल जाएगी। यस सर। यस सर। थोड़ा बैंड होगी, कहाँ जाके मीट करेंगी?
ऑलमोस्ट यहाँ तक मीट करेंगे, है कि नहीं? इधर भी निकाल सकते हैं। आपको पता है आपने जो भी फॉर्मूला पढ़ा है μ2 मतलब ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2, ये आपने इस रे के लिए नहीं पढ़ा है, इस रे के लिए नहीं पढ़ा है, या इस रे के लिए नहीं पढ़ा, आपने किस लिए पढ़ा है? ये जो मैंने रे बनाई है 1 2 3, ये जो बहुत पास पास में है, इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है, उनके लिए पढ़ा है ना? यस क्या बोलते हो दोस्तों, सही बोल रहा हूँ मैं? यस यस सर। यस सर। मैं जो अगर यहाँ से इनको मार्क करूँ, मैं ये रे बोलूँ, इसके लिए वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, पर ये जो नीचे वाले मैंने बनाए हैं 1 2 3, इनके लिए जरूर एप्लीकेबल है। तो देख सकते हो भैया, ये यहाँ से जो रेज आ रही है, ये सारी जो जिसके बहुत ही पास में है, सरफेस के बहुत पास में, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है, वो सारी रेज की टेंडेंसी क्या है, एक ही पॉइंट पे मीट करने की। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा वैसे वैसे सबकी बेंडिंग क्या होगी, अलग अलग होगी। यस सर। उसकी इसमें कोई सारी सारी एक पॉइंट पे जाके मीट नहीं करने वाली है। तो अपन पहले ये देख लेते हैं कि ये वैसे कहाँ जा रही है। ऐसा हालांकि हमें इसकी जरूरत है नहीं, बट फिर भी हम लिख लेते हैं भाई μ2/v माइनस μ1/u। u कितना है इसका? इसका r कितना है? -r। तो गया ये क्या, माइनस प्लस क्या है, प्लस 2r है क्या? V2R आएगा। यस 2r आ जाएगा। यस सर। है ना, इसकी वैल्यू आपके पास आई। तो जो रेज है जो एक्सिस के बहुत क्लोज जा रही है, वो कहाँ तक पहुंच पा रही है? सपोज ये डिस्टेंस क्या है, 2r तक पहुंच पा रही है। यस सर। अब जो रेज और ऊपर जा रही है वो थोड़ा क्या होगा, और ज्यादा बेंड होगा। तो देखो एक बात बताओ लॉजिकली, ये जो 1 2 जितनी भी मैं सारी रेज बना रहा हूँ, सबका सब ये जो रेज है सारी पैरेलल आ रही है ना? तो ये जो सबसे पास वाली, इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम है ना? तो ये 2r तक जा पा रही है, तो इनका तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, तो इनका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो ज्यादा होगा। ये 2r से पहले ही मीट कर देंगे टेबल सर इसको ट्राई कर देंगे। पहले ग्राउंड में पहुंच जाएंगी, नहीं पहुंच जाएंगी? तो इनके कंपेरिजन में ये जो रे है, ये जो मैंने बनाई है, ये रे 2r से तो कम दूरी पे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अच्छा, अब इनके बीच कितनी रेज है, वो सारे क्या होंगे, 2r और इनके भाई, इनके बीच अकेली रेज थोड़ी है, इनके बीच में कितनी रेज है, इनफाइनाइट रेज। अरे थोड़ा थोड़ा डिवाइड करी, तो मुझे पता है जो बहुत क्लोज थी वो 2r तक जा रही है, इसके ऊपर वाली रेज के 2r से थोड़ा पहले पहले तक आ रही है ऐसे, ये 2r तक है, तो इसकी जो ऊपर रेज होंगी वो तो और ज्यादा बेंड हो रही है, तो वो 2r से थोड़ा इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ये सारे रीजन में लाइट पहुंच रही नहीं पहुंच रही है दोस्तों? मैं बोलता हूँ ये वो रे है जो जस्ट क्या कर रही है, ग्रेज करती है। मैंने वो पर्टिकुलर रे बना दी आपकी, ये वाली रे। ये रे है जो 90 पे जा रही है, इससे पहले वाली जो रेज होंगी वो पहले TIR नहीं करेंगी, वो यहाँ पहुंच जाएंगे। तो यहाँ तो सब रेज पहुंच रही है, तो ये वो आखिरी वाला पॉइंट हो गया जहां पर आपका TIR चालू हुआ है, ये वाला पोर्शन। देखो इसके बाद तो क्या है, इसके जो नीचे रेज है वो तो सारी यहाँ अलग अलग पॉइंट पे पहुंच रही है, और इसके ऊपर जो भी रेज जा रही है वो क्या कर रही है, वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर जा रही है, तो वापस से मीडिया में फिर से चली गई, पहुंची नहीं यहाँ पर। तो ये जो रीजन है, ये रीजन क्या है, ये हमारा डार्क है। चमक रहा है भाई लॉजिक? यस सर। अगर आपने पूरा सॉल्यूशन ध्यान से सुना है तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहो वैसे वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ रहा है, तो रेज की सरफेस की तरफ बेंड करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। तो सबसे लीस्ट जो टेंडेंसी थी, जो सबसे ज्यादा दूर ट्रैवल कर सकती थी, वो कौन सी रेज थी, जो इसके बहुत पास थी, वो गई 2r तक। निकाल लिया आपने? यस सर। जो 2r से थोड़ा पहले पहले चली जाएगी, इसके और ऊपर जो रेज होगी वो और पहले आ जाएगी।
और ऊपर रेज होंगी वो और पहले और पहले और पहले से और पहले पहले आती जा रही है, ठीक है ना। फिर मैंने ये रे ले ली जो एग्जैक्टली इस पे जो टी आर कर रही है। अब इसके ऊपर रेज क्या होगी, जो और बैंड होके और पास आना चाहती थी, जा ही नहीं पाएंगे, वो टी आर के अंदर चली जाएंगी। इस पॉइंट की इधर तो रेज अवेलेबल है, तो ये वाला रीजन तो आपका क्या है, लाइट है, पर इस रीजन में लाइट नहीं है। अगर आप डायग्राम को रीड्रॉ करो, ये एक बार आपको बस एक वो चीज पता करनी है, ये रे है जो बेसिकली यहाँ पर इस तरह से टी आर कर रही है। दिस एंगल इज 90। ये क्या हो गया, ये सी हो गया क्या, अच्छा ये सी हो गया, तो ये भी हो गया। तो मैं बोलता हूँ ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ, अगर ये आर है, इस लेंथ इज आर, तो एक बार बताओ एक्स का जो कोस सी आएगा वो आर आएगा क्या, एक्स का जो कोस सी आएगा, यस सर। यस सर। ये बोलो एक्स क्या है, आर सेकेंड सी आया। यस सर। अगर मैं एक्स में से ये दूरी माइनस कर दूं तो हमें क्या मिलेगी, डार्क रीजन। लेंथ ऑफ डार्क। डार्क रीजन क्या है, आर सेकेंड सी माइनस आर, ये आया। यस सर। वेयर साइन सी क्या हो जाएगा, 1/, साइन सी ये बार 1 है, ये म्यू है। चाहो तो आर कॉमन ले लो, सेकंड की वैल्यू, सेकंड क्या होता है, 1/cos होता है। या नोट कर लीजिए। सर हाँ दोस्त, सर अगर जैसे टीआईआर जो ऊपर वाली रेस थी जो टीआईआर मतलब करती हैं सर, ये चीज पूछनी थी कि वो हमेशा सर जो इनिशियल एंगल है वो जो उनका आर होगा वो हमेशा इक्वल होगा उसके, क्या है, मतलब वो एक मिरर की तरह ट्रीट करेंगे एक तरीके हाँ मैं एक बार जब टीआर चालू हो गया वो क्या है, उसमें सारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेंगे, आई इक्वल्स टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है या कोई प्रूफ भी है इसका? क्वांटम फिजिक्स विल एक्सप्लेन दिस। आपका क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं करती क्यों ऐसा होता है और क्यों आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल है, क्वांटम फिजिक्स एक्सप्लेन करती है। और एक्चुअल में तो होता ही है ना, कितने सारे फिनोमेना जो है जो आप टीआर से एक्सप्लेन करते हो। आपको जो मिराज दिखाई देता है वो टीआईआर पर है, आपके जो डायमंड की जो स्पार्कलिंग होती है वो टीआईआर पर है। नंबर ऑफ किसी को आईडी किसी ने सुना है ऐसे, लाइट डायमंड में एंटर करती है, फिर डायमंड के अंदर ट्रैप कर जाती है, अंदर अंदर रिफ्लेक्ट होती रहती है, तो जितने ज्यादा यस वो शाइन करेगा, इसलिए डायमंड की कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ डायमंड का जो कट है वो किस तरह का दिया गया है, इसलिए उस कटिंग की भी कॉस्ट होती है आपकी। फिर और ऑप्टिकल फाइबर हो गया कि आपने ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया था, ये वाला से थोड़ा टीआर में रे आपने एंटर कराई थी, वो बाद में मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होती जा रही थी, ये वाला यस सर
ये क्या है, ऑप्टिकल फाइबर जैसे जो है सिग्नल हमने यहाँ पे जाओ, फाइनली वो बार बार मल्टीपल टाइम्स टकरा कर यहाँ से निकल रहा है। चलिए नोट कर लो। कर लिया सर। चलिए आगे बढ़े, आगे देखिए, देखिए थिन लेंसेज। अभी तो हम बात कर रहे थे किसकी, एक सिंगल कर्वेचर की बात करते हैं। अब ऐसे दो कर्वेचर को मैं एक साथ जोड़ दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, एक लेंस बन जाएगा। ठीक है, देखिए थिन लेंसेज। अगेन दो तीन हमारे पास कंडीशन है क्या, जैसे हमने मिरर में क्या माना था, एपर्चर साइज बहुत छोटा है, तो यहाँ भी क्या मानेंगे, तो एपर्चर साइज बहुत छोटा है, सच की जो भी रेज इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, उनका जो एंगल है, एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल। सच कि मैं साइन आई को या साइन आर को मैं टेन आई या टेन आर या सिंपली आई और आर लिख सकता हूँ अपने जरूरत के हिसाब से। तो आपने क्या किया, लेंस बनाते कैसे, चलिए तो ये आप कोई भी एक स्फेरिकल सरफेस ले लो, एक ग्लास ले लो स्फीयर का, ठीक है, पूरा कांच का एक ग्लास है ना, पूरा एक स्फेरिकल बॉल है, उसका आपने क्या किया, इतना सा पोर्शन आपने कट कर दिया, तो आपको जो चीज दिखाई देगी वो क्या दिखाई देगी आपको, एक सर्कुलर फेस दिखाई देगा क्या, यस सर। और एक ये ऐसे दिखाई देगा, है ना, ये चीज है, ये जो है ये है एपर्चर की रेडियस हो गई, और ये जो कर्वेचर है ये किस स्फीयर का पार्ट था, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये एपर्चर की रेडियस है, ये कर्वेचर की रेडियस है, सही है यहाँ तक। अच्छा मान लो ये आपने कोई भी एक स्पीड था से R1 का, आपने एक और स्पीड ले लिया, अब जो जितना साइज आपने इसका लिया ना उतना ही साइज आपने इसका भी लिया, ये एपर्चर साइज सेम है, तो ऑब्वियसली ये डायग्राम की स्केलिंग में मत जाना, मतलब ये माने ना कि ये साइज एपर्चर साइज अगर सेम है, ये हो गया, इसका ये साइज भी R है, ये R2 हो जाएगा, ये R हो जाएगा। फिर मैं दोनों को अगर दोनों की फ्लैट सरफेस को अगर मैं चिपका दूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, है ना, साइड में मुझे ऐसे दिखाई देगा। अब बोलो एक रेडियस क्या है R1 और एक रेडियस क्या है R2। मैं पॉइंट समझ में आ रहा क्या दोस्तों, ये है साइड व्यू। अगर आप एकदम सामने से देखो, सामने से तो आपको क्या दिखाएगा, सिंपली एक सर्कल दिखाई देगा ऑफ रेडियस स्मॉल r। ये क्या भाई आपको वो याद आ रहा है, जो आपके वो क्या होते हैं, आपके जो ज्योतिष वगैरह होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, उनके उनके पास एक वो मैग्नीफाइंग सा ग्लास होता है ना, वो आपके ऐसे हाथ पे रख के आपके वो जो भी लाइंस वगैरह रीड करते हैं। एक बार तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसको आप सामने से देखोगे तो आपको वो मैग्नीफाइंग ग्लास की शेप क्या दिखाई देती है, सर्कुलर। बट अगर मैग्नीफाइंग ग्लास को थोड़ा सा घुमा के देखो तो साइड से आप देखोगे तो वो एक स्लैब की तरह नहीं है, ये साइड थोड़ा उठा हुआ है और ये वाला साइड भी थोड़ा उठा हुआ होता है ना। तो अगर मैग्नीफाइंग ग्लास को आप सामने से देख रहे हो तो पहले वो क्या दिखा देगा, वो गोल गोल दिखा देगा, ये गोल की गोल जो शेप है ना, ये जो
ये बना हुआ है, ये शेप बनी हुई है, ये वाली जो शेप बनी हुई है, सामने देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये पेरीफेरी दिखाई देगी क्या, ये वाली पेरीफेरी है ना। और अगर आप उसको साइड से देखोगे तो आपको ये फ्रंट वाला भी थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देगा, उसकी पीछे वाली सरफेस भी उभरी दिखाई देगी। सिंपली क्या करना है, उसको लेंस को लेके मैग्नीफाइंग ग्लास को लेके बस 90 डिग्री घुमा दो, आपको अपने आप इस व्यू में चले जाओगे, आपको ये दिखाई देगा ये R1 है ये R2 है, राइट। तो यहाँ से देखोगे, एक बात बताओ, अगर मैं इसमें ये बोलूँ ऑब्जेक्ट या तो यहाँ रखोगे या यहाँ रखोगे, यहाँ से लाइट आएगी, रिफ्रैक्ट होगी, चली जाएगी ऐसे। एक बात बताओ, मैं यहाँ से देखूँ चाहे यहाँ देखूँ, इस लेंस के या तो मैं क्या करूँगा, ये देखो, इस लेंस के या तो मैं इस तरफ लेफ्ट में खड़ा हूँगा या मैं उसके राइट में हूँगा। लेफ्ट में देखूँगा तब भी मुझे फेस कैसे दिखाई दे रही है, कन्वेक्स, और राइट में देखूँ तब भी क्या दिखाई दे रही है, कन्वेक्स, है ना। तो ये कौन सा लेंस हो गया, इसे बोलते हैं बाई कन्वेक्स बोल दूँ। यस ये लेंस मेरा बाई कन्वेक्स, ऐसे ही क्या है, क्रॉस सेक्शनल व्यू ऐसा है। साइड से देखोगे तो देखो, सामने से देखो तो अभी भी क्या है, सर्कल दिखाई देगा। यस सर। इसमें क्या है, ये उभरा हुआ था, इस केस में ये क्या है, अंदर की तरफ थोड़ा दसा हुआ है ना। इसे क्या बोलते हैं, अगर मान लो कि दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर हो जाए R1 R2, तो ऊपर वाले को बोलेंगे इक्वी कॉन्वेक्स और नीचे वाले को बोलेंगे इक्वी कॉनकेव, सही है। यस सर। और कैसे आपके लेंस हो सकते हैं, जैसे ये सब इतना वाला पोर्शन ले लिया, सिर्फ इतना ही पार्ट लिया जो मैंने यहाँ बनाया, एक सरफेस फ्लैट है और एक सरफेस क्या है, कर्व्ड है। एक सरफेस फ्लैट है, एक सरफेस कर्व्ड है, एक साइड प्लेन है, दूसरी साइड क्या है, कन्वेक्स है कॉनकेव। यहाँ से देखोगे तो प्लेन दिखेगा, यहाँ से देखोगे तो कन्वेक्स दिखेगा, इसे क्या बोलते हैं, प्लेनो कन्वेक्स। ऐसे एक सरफेस फ्लैट है। देखो कन्वेक्सो प्लेन जैसा कुछ नहीं है, नाम है। आप बोले सर इसको प्लेनो क्यों बोला, जरूरी नहीं कि आपको कहीं भी रखो, देखो आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो यहाँ रखो, फर्क नहीं पड़ता है। पहली सरफेस फ्लैट है और दूसरी कन्वेक्स है, या पहली कन्वेक्स है दूसरी फ्लैट है, नाम क्या दिया गया है, प्लेनो कॉन्वेक्स। यहाँ से देखोगे तो पहले कॉनकेव दिखाई देगा, यहाँ देखोगे तो पहले प्लेन दिखाई देगा, फिर भी स्टिल इसको क्या बोलेंगे, प्लेनो प्लेनो कॉनकेव। एक होता है एक, अब देखो एक सरफेस प्लेन थी, एक आपकी ये थी, एक और था आपके पास कन्वेक्सो कॉनकेव, एक प्लेनो कॉनकेव, ठीक है। देखो एक है कॉनकेवो कन्वेक्स, एक कन्वेक्सो कॉनकेव। क्या क्या होगा भाई इसमें, कनकेव कन्वेक्स में पहली कनकेव दूसरी कन्वेक्स। तो कॉनकेव कन्वेक्स का मतलब क्या है, ये तो मुझे समझ आ रहा है कि एक सरफेस कॉनकेव है और एक सरफेस कॉन्वेक्स है। राइट वाली कॉनकेव, लेफ्ट वाली कॉन्वेक्स, है ना। जो ये देखो ये वाली ना, ये वाला कन्वेक्स, ध्यान देना, जब ये लिखा जाता है तो जो भी एक कन्वेक्स साइड जो होगा ना, जो बाद में लिखा जा रहा है वो ज्यादा कर्व्ड होगा, मतलब ऐसा ये है। किसकी डिग्री ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, कन्वेक्स साइड का या कॉनकेव साइड का, कन्वेक्स साइड। यहाँ से देखोगे तो यहाँ से देखोगे तो कन्वेक्स, यहाँ से देखोगे तो कॉनकेव। हाँ, तो इसमें क्या है, इसकी जो डिग्री ऑफ जो कर्वेचर वो ज्यादा है, या इन टर्म्स ऑफ रेडियस बोलो तो इसका रेडियस कम है, कॉनकेव साइड का रेडियस ज्यादा है ना। से एक है, ऐसे लिख देता हूँ, इस केस में ये बोल दोगे रेडियस ऑफ जो कन्वेक्स साइड है लेस देन रेडियस ऑफ कॉनकेव। इसमें उल्टा है, ये कुछ ऐसा बन रहा है, कॉनकेव का कर्वेचर ज्यादा है,
और कन्वेक्स का कम है। ये साइड कन्वेक्स हो गई दोस्तों और ये साइड आपकी कॉनकेव हो गई। तो कॉनकेव की कम, सॉरी बटा कर दिया ना। दोनों में क्या है, एक साइड कॉन्वेक्स है एक साइड कॉनकेव है, ये दोनों के लिए ट्रू है। बट अगर मैं कॉनकेव कन्वेक्स की बात करता हूँ तो देखो जो बाद में लिखा जा रहा है वो ज्यादा कर्व्ड है, यानी उसकी रेडियस छोटी है। जो देखो बचिए, देखो जो बाद में लिखा जा रहा है उसकी रेडियस कम है, जो बाद में लिखा जा रहा है उसकी रेडियस कम है, यानी वो ज्यादा कर्व्ड है। ठीक बात। आगे बढ़े। मान लो ये जो आपके पास मैंने कन्वेक्स बनाया है, ये जो थिकनेस का मतलब क्या है, आधों थी लेंस का मतलब क्या है। एक काम करते हैं, ये एक लेंस लिया, ये कर्वेचर है और ये कर्वेचर है। मान लो बाहर क्या है, एयर, दोनों तरफ एयर है, इसका अपना एक मीडियम है। भैया ये जो है इसकी अपनी एक रेडियस है, उसका सेंटर यहाँ कहीं होगा क्या दोस्तों? यस सर। यहाँ से कोई रे आ रही है ऐसे, तो ऑब्वियसली वो इस वाले नॉर्मल पे गिरेंगी। यस सर। ये रेडियस क्या है, R1 है। अच्छा अब क्या है, ये एयर से क्या है मीडियम में जा रही है, तो क्या वो टुवर्ड्स नॉर्मल। बस नॉर्मल गई है। ठीक। यस सर। दूसरे वाले का जो होगा, इसका जो कर्वेचर होगा सेंटर, इसका जो नॉर्मल बनेगा वो यहाँ कहीं बन सकता है, इससे इधर कहीं कहीं भी मान लो यार, जरूरी नहीं है कि इसके पीछे मानो, कहीं भी हो सकता है। C2 यस है। अब बताओ ये जो रे है, जब ये जब डेंसर से रे जाएगा तो क्या होगी, टुवर्ड्स द या अवे? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब तो रे ऐसे गई, ये हो गई, ये हो गई। इसका काम क्या है, रेज को कन्वर्ट करना। इसका काम क्या है, रेज को कन्वर्ट करना। और वहीं पे अगर मैंने ये लिया होता, पहले वाले का सेंटर ये C1, इसका सेंटर ये से C2, कहीं भी आप ऑब्जेक्ट मान लो, ये है, मान लो यहाँ से आपकी रेज आ रही है, ये क्या करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। यस सर। कहीं भी मान लो यार, कुछ थोड़ा अच्छा, थोड़ा क्लियर डायग्राम बना देते हैं ताकि क्लैरिटी हो। ये यहाँ गया, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल ही जाएगा, ये मेरा नॉर्मल हो गया। अच्छा जब वो यहाँ गिरेगा अब क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो ऐसे गया अवे हुआ, ऐसे गया अवे हुआ, और फिर और अवे हो गया। मतलब एक चीज समझ पा रहे हो, अब एयर से यहाँ गया, अगर उल्टा होता, अगर मान लो ये डेंसर होता, मतलब मैंने सराउंडिंग जो मीडियम है, ग्लास से भी डेंसर मीडियम रख दिया है,
अब जो रे यहाँ जाके टूवर्ड्स होती है वो क्या हो जाती है? अवे। अवे, और फर्दर और अवे, फिर वो उल्टा बिहेवियर हो जाता नहीं हो जाता? यस सर। वो आंसर है। जो रेज आ रही है वो अवे होने की बजाय क्या होती है? टुवर्ड्स नॉर्मल घूमती है। वो कुछ ऐसा बनाता है। मतलब क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर और ये कॉनकेव मिरर, जो सॉरी लेंस, कन्वेक्स एंड कॉनकेव, ये कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। ये हमेशा कन्वेक्स हमेशा कन्वर्स करेगा, कॉनकेव हमेशा डाइवर्स करेगा। ये कोई आपका थंब रूल नहीं है, राइट? सब किस पे डिपेंडेंट है कि आपके सराउंडिंग मीडियम्स क्या है, राइट? बट हाँ, इन जनरल जो आपकी जो टेंडेंसी है बिहेव करने की, वो क्या रहती है इन जनरल? जो आपने 10 तक पढ़ा हुआ है, आप हमेशा क्या फील करते हो कि जो कन्वेक्स है वो क्या करता है? अब एक बात बताओ, ऑब्वियसली आपके मोस्टली जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जैसे आप में से बहुत लोग है ना, जैसे स्पेक्स लगा रहे हैं, तो स्पेक्स का जो भी लेंस है वो कॉनकेव है चाहे कॉन्वेक्स है, डिपेंड करता है कि आपके पास वाले स्पेक्स या दूर वाले स्पेक्स है ना। मोस्टली आप लोगों के मोस्टली क्या होती है स्टेज में, दूर वाले स्पेक्स लगते हैं कि आपको दूर की चीजें दिखाई नहीं देती, पास वाली तो दिख रही होंगी सबको मोस्टली। यस सर। अच्छा, अब आपने जो भी स्पेक्स लगा रखे हैं, उस लेंस के दोनों तरफ मीडियम क्या है? सामने भी हवा है और लेंस के पीछे आपकी आंखों की तरफ भी क्या है? हवा ही है। आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो है ना, कोई भी आप लेंस ले लेते हो, उसको कहीं भी पकड़ के रखते हो, या फिर जैसे एस्ट्रोलॉजर है जो भी है ना, उसके भी क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसके भी एक तरफ क्या है, हाथ की तरफ भी क्या हवा है, और जो जहाँ से आप देख रहे हो वो भी, मतलब हर जगह हवा ही होती है चारों तरफ यार, लेंस के चारों तरफ, है ना। इसलिए जनरली एक ट्रेंड क्या बन जाता है कि हाँ यार, जो कन्वेक्स है वो क्या कर रहा था, ऑलराइट, जो मेरा लेंस था वो क्या कर रहा था कि कॉनकेव कन्वेक्स है तो वो कन्वर्स कर रहा था, और जो कॉनकेव है वो डाइवर्स कर रहा था। लेकिन हमें रट्टा नहीं मारना, हमें वैसे क्लैरिटी है, समझ आ रहा है कि हाँ, अगर हवा है, हवा मतलब क्या है, अगर जो स्टैंडर्ड आपका काम है उसके हिसाब से कन्वेक्स क्या करता है, कन्वर्स करता है, कॉनकेव क्या करता है, डाइवर्स करता है, ऑलराइट। बट अगर मैं उल्टा कर दूं, मीडियम को डेंस कर दूं, अगर मैं मीडियम को डेंस कर दूं तो क्या होगा, प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। अब कन्वेक्स हो जाएगा डाइवर्जिंग और कॉनकेव हो जाएगा कन्वर्जिंग। क्लियर है यहाँ तक क्लास? हाँ है ना। अब देखो, यस सर। जो देखो कन्वर्जिंग लेंस होता है, उसका सिंबल ऐसे दिखाते हैं, और जो डाइवर्जिंग लेंस होता है, बहुत बुक्स में आपको ये वाला सिंबल देखने को मिल जाएगा, ये डाइवर्जिंग है। या देखिए, ये कन्वेक्स लेंस का सिंबल नहीं है और ये कॉनकेव का सिंबल नहीं है। कोई भी एक लेंस जो कि कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, उसका सिंबल ये है। हाँ, वो 99.9% केस में चारों तरफ हवा होती है तो ये कन्वेक्स होता है और ये कॉनकेव होता है। बट ऐसा मैं फिर बताना, ऐसा कोई आपका फिक्स्ड रूल नहीं है। समझ आ रही है बात? यस सर। यस सर। चलिए, अब क्या होता है यार, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये एक कर्व्ड सरफेस है ना, इसकी रेडियस है r1, यहाँ से कुछ रेज आई, इसका अपना कुछ सेंटर होगा, नॉर्मल लगाओगे तो क्या होगा, मान लो टुवर्ड्स मुड़ गई है ना। अब देखिए, अब यहाँ से क्या है आपके पास, और यहाँ से आपका क्या हुआ, दूसरा कर्वेचर चालू हो गया। ये चालू हो गया। वाह, बताओ, अब इसके लिए ये जो आपकी इमेज बनी है, मतलब ये जो I1 बना है, अच्छा ये बात भी सबको समझ में आ रही है क्या कि जरूरी नहीं कि वो यहाँ जाके मीट करें। ऑब्वियसली मुझे, मेरे पास क्राइटेरिया क्या था कि जो रेस सीरियल थी उसको थोड़ा सा अवे होना था, ये भी अवे है और ये भी अवे, दोनों ही अवे है क्या? यस सर। नहीं अवे हो पाया तो इमेज वर्चुअल चली गई। अगर इतने हो पाया तो इमेज यहाँ चली जाती है। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है ना सभी को?
तो आपको कोई ऐसे टेंशन ही नहीं कि ये कहाँ जाएगा, आपको बस थोड़ा सा बैठ करके दिखाना है, आपके ऊपर है कि आप कैसे दिखाना चाहते हो। अब बताओ रे यहाँ जाने से पहले क्या होगी, इससे फिर से रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। यस सर। चलिए अब रेज फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट करके तो क्या होगा, मान लो आप बोलोगे सर ये मेरे लिए मेरी फाइनल इमेज है, ठीक है ना, आपने बोला ये मेरी फाइनल इमेज है, लेट अस सपोज। तो एक बार बताओ जो सेकंड फेज है, दिस इज योर फर्स्ट फेज एंड दिस इज योर सेकंड फेज। तो पहले सेकंड फेज का ऑब्जेक्ट का रखा गया सेकंड फेज के लिए I1 है ना, दिस इज फेज 1 I1। अच्छा अब I1 की दूरी कहाँ से मेजर करेंगे, इसके पोल से। हाँ ये पहले वाले का पोल है, तो I1 की जो दूरी है वो I1 तो कहाँ से निकाला गया, पहले वाले के पोल से है ना। और जो अब जब इसके लिए I1 को ऑब्जेक्टिव ट्रीट करोगे तो कहाँ से देखोगे, P2 से। अब तो अगर ये थिक होता तो ये दूरी आपको मायने रखती P2 से I1 की दूरी निकालने में, लेकिन अगर ये थिन है तो इतना थिन है कि P1 P2 दे आर रियली क्लोज टू ईच अदर। ये आपका लेंस है। तो इससे क्या फायदा हुआ, तो P1 I1 इक्वल्स टू P2 I1 approximately equals to P2 I2। P2 I1 नहीं आएगा। यस सर। सॉरी अब लॉजिक समझ आया, हम थ्री लेंस क्यों पढ़ रहे हैं। यस सर। हमें 2 स्टेप करने पड़ते पहले, फिर तो क्वेश्चन क्या होता है, फिर तो यार क्वेश्चन वैसे ही रहता ना, जैसे ये स्फीयर वाला क्वेश्चन किया था यार, ऐसे कुछ ये वाला किया जाता है, जैसे दोनों के पोल P1 और P2 से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है, अगर ये फाइनाइट दूरी है तो ऑब्वियसली आपको पहले की इमेज निकालनी पड़ेगी, और पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करते हो, आपको ये दूरी देखनी पड़ेगी कितना दूरी है ये। बट अगर ये थिन है तो शायद मेरा काम कुछ आसान हो सकता है कि P1 I1 और P2 I1 दोनों क्या मान लूंगा मैं, सेम ही मान लूंगा अप्रोक्सीमेटली। अब इसको आगे कैसे यूज करेंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है सर। सर ये जैसे ही हमने अजम्पशन लगाई है P1 P2 आर वेरी क्लोज, तो इसके जो लेंस के अंदर ये जो बेंडिंग होगी ये कंसिडरेबल होगी। देखिए हम क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली बेंडिंग तो ही है तभी तो रेज, अदरवाइज क्या होता, रेज बेंडिंग नहीं करनी चाहिए थी, है ना, बेंडिंग तो ही रही है। और इनफैक्ट जो मैंने इतना ऊपर बना रहा हूँ ये जो बना रहा हूँ ये इतना ऊपर है नहीं, ये क्या है, एक्सिस के बहुत ही क्लोज है, सर्टेन अप्रोक्सीमेशन है ना, ये आपकी बेंडिंग तो ही रही है। अब मैं ये देखो थी ना, तो ये दूरी बहुत कम है, तो मैं अब देखो ये दूरी तो क्या है, मान लो ये 20 सेंटीमीटर, ये दूरी बहुत ही कम है, कुछ 1 mm के आसपास है, तो ये गैप बड़ा अच्छा खासा गैप होता है ना, इस बड़े गैप के हिसाब से ये जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, राइट। यस सर। डिस्टेंस के कंपैरिजन में डिस्टेंस नेग्लिजिबल होगी ना यार। यस सर। तो उसको आप जितना थिन बनाओगे उतना आपका रिजल्ट आपका अच्छा आता रहेगा, जितना आप ठीक करते जाओगे उतना आपका डेविएशन बढ़ता जाएगा। चलिए तो डायग्राम हम इतना बड़ा बड़ा बना रहे कि इतना ऊपर जा रहा है, इतना ऊपर एक्चुअली क्या है लेंस, तो ये रहा लेंस आपका खत्म हो गया जो मैंने यहाँ बनाया, ये है लेंस, हम ये वाला लेंस पढ़ रहे हैं, उसको आप मल्टीपल टाइम्स मैग्नीफाई करके ये देखते हो, फिर उसको भी और मैग्नीफाई करके आप ये देखते हो, तो हम आगे से मानेंगे थिन लेंस है। थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।